आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 हिंदी कोर्स बी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से पाठ बड़े भाई साहब, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 13 जुलाई 1880 में बनारस के पास लम्ही गांव में हुआ था और इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 में हुई थी। तो आइए शुरू करते हैं पाठ प्रवेश। अभी तुम छोटे हो, इसलिए इस काम में हाथ मत डालो। यह सुनते ही कई बार बच्चों के मन में आता है, काश हम बड़े होते तो कोई हमें यूं ना टोकता। लेकिन इस भुलावे में ना रहिएगा, क्योंकि बड़े होने से कुछ भी करने का अधिकार नहीं मिल जाता। घर के बड़े को कई बार तो उन कामों में शामिल होने से भी अपने को रोकना पड़ता है जो उसी उम्र के और लड़के बेधड़क करते रहते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि वे लड़के अपने घर में किसी से बड़े नहीं होते। प्रस्तुत पाठ में भी एक बड़े भाई साहब हैं, जो हैं तो छोटे ही, लेकिन घर में उनसे छोटा एक भाई और है। उससे उम्र में केवल कुछ साल बड़ा होने के कारण उनसे बड़ी बड़ी अपेक्षाएं की जाती हैं। बड़ा होने के नाते वह खुद भी यही चाहते और कोशिश करते हैं कि वह जो कुछ भी करें वह छोटे भाई के लिए एक मिसाल का काम करें। इस आदर्श स्थिति को बनाए रखने के फेर में बड़े भाई साहब का बचपना तिरोहित हो जाता है। यहाँ लेखक अपने बड़े भाई साहब के बारे में बता रहा है कि वे पढ़ाई को कितना अधिक महत्व देते थे। लेखक कह रहा है कि उसके भाई साहब उससे 5 साल बड़े हैं, परंतु 3 ही कक्षा आगे पढ़ते हैं। पढ़ाई करना उन्होंने भी उसी उम्र में शुरू किया था जिस उम्र में लेखक ने किया था, परंतु शिक्षा जैसे कार्य में भाई साहब कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते थे। वे अपनी शिक्षा की नींव मजबूती से डालना चाहते थे ताकि वे आगे चलकर अच्छा मुकाम हासिल कर सकें। वे हर कक्षा में 1 साल की जगह 2 साल लगाते थे और कभी कभी तो 3 साल भी लगा देते थे। उनका मानना था कि अगर हम घर की नींव ही सही नहीं डालेंगे तो मजबूत मकान कैसे बनेगा। अर्थात अगर हम शिक्षा के पहलुओं को अच्छे से नहीं समझेंगे तो अपना भविष्य सुंदर कैसे बना पाएंगे। लेखक कह रहा है कि भाई साहब बड़े थे और वह छोटा था। उसकी उम्र 9 साल की थी और भाई साहब 14 साल के थे। बड़े होने के कारण उनके पास उसे डांटने, फटकारने और उसकी देखभाल करने का अधिकार जन्म से ही प्राप्त था। लेखक की समझदारी इसी में थी कि वह उनके हर आदेश को कानून समझे और हर आज्ञा का पालन करे। लेखक बता रहा है कि उसके बड़े भाई साहब पढ़ाई को महत्व देने वाले थे। वे हर वक्त किताब खोलकर बैठे रहते थे और शायद जब वे पढ़कर थक जाते थे तब किताबों और कॉपियों के किनारों पर कुत्तों, बिल्लियों और चिड़ियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी तो एक ही नाम को, शब्दों को और वाक्यों को 10-20 बार लिख देते थे। कभी एक ही शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में लिखते रहते थे। कभी तो ऐसे शब्दों की रचना करते थे जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता था और ना ही उन शब्दों का आपस में कोई तालमेल होता था। लेखक उदाहरण देते हुए कहता है कि एक बार उसने बड़े भाई साहब की कॉपी में यह लेख देखा जिसकी शब्द रचना इस तरह से थी: स्पेशल अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई, राधे श्याम, श्रीयुक्त राधे श्याम, 1 घंटे तक, और उसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। लेखक ने बहुत कोशिश की कि वह बड़े भाई साहब के द्वारा लिखे गए इन शब्दों या पहेली को सुलझा सके या इनका कुछ अर्थ निकाल सके, लेकिन वह हर तरह से असफल रहा और भाई साहब से पूछने की हिम्मत नहीं हुई। अब भाई साहब 9वीं कक्षा में थे और वह 5वीं कक्षा में था। उनके शब्दों का अर्थ जानना या उनकी की गई रचनाओं को समझना उसके लिए आसान बात नहीं थी। लेखक कहता है कि पढ़ाई में उसका मन बिल्कुल भी नहीं लगता था। अगर 1 घंटे भी किताब लेकर बैठना पड़ता तो यह उसके लिए किसी पहाड़ को चढ़ने जितना मुश्किल काम ही था। जैसे ही उसे जरा सा मौका मिलता वह खेलने के लिए मैदान में पहुंच जाता था। कभी वहां पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उछालता, कभी कागज की तितलियां बनाकर उड़ाता, और अगर कोई साथी या मित्र साथ में खेलने के लिए मिल जाए तो बात ही कुछ और होती। साथी के साथ मिलकर कभी चार दीवारी पर चढ़कर कूदते, कभी फाटक पर चढ़कर उसे आगे पीछे करके मोटर कार का आनंद लेते। लेकिन जैसे ही खेल खत्म कर
कमरे में आता तो भाई साहब का वो गुस्से वाला रूप देखकर उसे बहुत डर लगता था। लेखक कहता है कि जब भी वह खेल कर आता तो भाई साहब हमेशा एक ही सवाल एक ही अंदाज में पूछते थे, कहाँ थे? और इसके जवाब में वह हमेशा चुप रह जाता था। पता नहीं क्यों वह कभी भाई साहब को ये जवाब नहीं दे पाता था कि वह ज़रा बाहर खेल रहा था। उसके चुप रहने से भाई साहब समझ जाते थे कि वह अपनी गलती मानता है। और भाई साहब लेखक से प्यार करते थे, इसीलिए थोड़ा गुस्सा और प्यार के मिले जुले शब्दों से उसका स्वागत करते थे। यहाँ लेखक इसका वर्णन कर रहा है कि भाई साहब के द्वारा उसे कैसे समझाया जाता था। लेखक कहता है कि बड़े भाई साहब हमेशा कहते थे कि अगर वह इसी तरह अंग्रेजी पढ़ेगा तो पूरी जिंदगी में उसे एक भी अक्षर नहीं आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई आसान काम नहीं है कि जो भी चाहे वह पढ़ सकता है। अगर ऐसा होता तो बेकार आदमी आज अंग्रेजी का विद्वान होता। अंग्रेजी सीखने के लिए रात दिन किताबें पढ़नी पड़ती हैं और दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर कहीं अंग्रेजी आती है। आती क्या है, हाँ कहने को आ जाती है कि हमें अंग्रेजी आती है। बड़े बड़े विद्वान भी सही अंग्रेजी नहीं लिख पाते, बोलना तो दूर की बात है। और बड़े भाई साहब छोटे भाई को डांटते हुए कहते कि लेखक इतना सुस्त है कि बड़े भाई साहब को देखकर भी कुछ नहीं सीखता। बड़ा भाई कितनी मेहनत करता है ये तो लेखक अपनी आंखों से ही देखता है, लेकिन अगर नहीं देखता तो ये लेखक की आंखों और बुद्धि का कसूर है। बड़ा भाई किस तरह अपनी इच्छाओं को दबाता है, यहाँ इसका वर्णन किया गया है। बड़े भाई साहब छोटे भाई को कहते हैं कि इतने सारे मेले तमाशे होते हैं, क्या उसने कभी भाई को उनमें जाते देखा है? हर रोज कितने ही क्रिकेट और हॉकी के मैच होते हैं। बड़े भाई साहब कभी उनके आसपास नहीं फटकते, हमेशा ही पढ़ते रहते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद भी बड़े भाई साहब को एक ही कक्षा में 2 या 3 साल लग जाते हैं। फिर भी लेखक ऐसा कैसे सोच सकता है कि वह इस तरह खेल कूद कर या वक्त गंवाकर भी पास हो जाएगा। बड़े भाई साहब को तो एक कक्षा में 2 या 3 ही साल लगते हैं। अगर लेखक इसी तरह समय बर्बाद करता रहा तो अपनी पूरी जिंदगी एक ही कक्षा में लगा देगा। अगर लेखक अपनी उम्र इसी तरह गंवाना चाहता है तो उसे घर चले जाना चाहिए और वहाँ मज़े से गुल्ली डंडा खेलना चाहिए। कम से कम दादा की मेहनत की कमाई तो खराब नहीं होगी। यहाँ लेखक बड़े भाई साहब की डांट का अपने ऊपर होने वाले असर का वर्णन कर रहा है। भाई साहब की डांट फटकार सुनकर लेखक की आंखों से आंसू बहने लगते। लेखक के पास उनकी बातों का कोई जवाब नहीं होता था। गलती तो लेखक ने की थी, परंतु डांट फटकार सुनना किसे पसंद होता है। भाई साहब उपदेश बहुत अच्छा देते थे। ऐसी ऐसी बातें करते थे जो सीधे दिल में लगती थी। ऐसी ऐसी चुभती बातें करते कि लेखक के दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते और लेखक की बातें सुनने की हिम्मत टूट जाती। भाई साहब की तरह कड़ी मेहनत वह नहीं कर सकता था और दुखी होकर कुछ देर के लिए वह सोचने लगता कि क्यों ना वह घर ही चला जाए। जो काम उसके बस से बाहर है वो काम करके वह अपनी जिंदगी और समय क्यों बर्बाद करे। लेखक कहता है कि उसे अपने आप को मूर्ख कहना स्वीकार था, लेकिन भाई साहब के बराबर मेहनत करने की सोचने पर भी उसे चक्कर आ जाता था। लेकिन भाई साहब की डांट फटकार का असर 1-2 घंटे तक ही रहता था और वह इरादा कर लेता था कि आगे से खूब मन लगाकर पढ़ाई करेगा। यही सोचकर वह जल्दी जल्दी एक समय सारिणी अर्थात टाइम टेबल बना लेता था। समय सारिणी बनाने से पहले वह ना तो कोई नक्शा तैयार करता और ना ही कोई योजना बनाता था कि वह किस तरह से काम शुरू करेगा। समय सारिणी में खेल कूद के लिए कोई समय ही नहीं दिया जाता था। यहाँ लेखक की समय सारिणी अर्थात टाइम टेबल का वर्णन किया गया है। सुबह 6 बजे उठना, फिर मुंह हाथ धोकर नाश्ता करके सीधे पढ़ने बैठ जाना। 6 से 8 बजे तक अंग्रेजी पढ़ने का समय रखा गया। 8 से 9 बजे का समय गणित के लिए, 9 से 9:30 का समय इतिहास के लिए रखा गया। फिर भोजन करने के बाद स्कूल, 3:30 बजे स्कूल से वापस आकर सिर्फ आधा घंटा आराम के लिए रखा गया। 4 से 5 बजे का समय भूगोल के लिए निर्धारित किया गया। 5 से 6 बजे का सारा समय ग्रामर। उसके बाद आधा घंटा केवल हॉस्टल के बाहर ही घूमने के लिए रखा गया। 6:30 से 7 बजे तक अंग्रेजी कंपोजिशन। फिर भोजन करके 8 से 9 बजे तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 बजे का समय अलग अलग विषयों के लिए रखा गया और अंत में आराम।
लेखक ने टाइम टेबल तो बना लिया था, परंतु टाइम टेबल बनाना अलग बात होती है और उसका पालन करना अलग बात होती है। लेखक कहता है कि पहले दिन भी वह समय सारणी का पालन करने में कठिनाई का अनुभव करता था और पहले दिन से ही टाइम टेबल को नज़रअंदाज करने लगता। मैदान की वह सुख देने वाली हरियाली, धीरे धीरे चलने वाली हवा के वे हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी का वह खेल और दाव घात, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती, ये सब चीज़ें ऐसी थीं जो उसे न जाने किस कारण से ऐसे बाहर मैदान में खींच ले जाती थीं जैसे कोई बहुत ज़रूरी काम हो, और वह वहां जाकर सब कुछ भूल जाता था। उसकी जान के लिए खतरनाक समय सारिणी, वह दिन रात पुस्तकों में आंखें लगाकर बैठना, उसे किसी बात का ध्यान नहीं रहता और वह सब कुछ भूल जाता। इस पर भाई साहब को उसे सलाह देने का अवसर मिल जाता और साथ ही वह उसका अपमान करना भी नहीं भूलते। लेखक भाई साहब की डांट को गलत समझ लेता और सोचता है कि वे सिर्फ उसे सलाह दे रहे हैं और उसका अपमान कर रहे हैं। टाइम टेबल का पालन ना करने पर लेखक क्या हरकत करता, यहाँ इसका वर्णन है। जब लेखक समय सारिणी का अनुसरण ना करके खेल के मैदान से वापस आता, तो लेखक भाई साहब की परछाई से भी डर कर भाग जाता। कोशिश करता कि उनकी नज़रें उस पर ना पड़ी। कमरे में बिना आवाज़ किए इस तरह आता कि भाई साहब को कोई खबर ही न लगे कि वह आया है। जब भाई साहब उसे आता हुआ देख लेते, तो उसकी तो मानो जान ही निकल जाती। उसे हमेशा लगता था कि उसके सर पर कोई तलवार लटक रही है, जो कभी भी उसके टुकड़े कर सकती है। फिर भी जिस तरह मौत और मुसीबत के बीच फंसा आदमी मोह माया को छोड़ने में नाकाम रहता है, उसी तरह वह भी भाई साहब की डांट और गुस्से से भरी बातों पर ध्यान देकर खेल कूद का अपमान नहीं कर सकता था, अर्थात खेल कूद नहीं छोड़ सकता था। वार्षिक परीक्षा हुई, भाई साहब फेल हो गए और लेखक पास हो गया, और लेखक अपनी कक्षा में प्रथम आया। अब लेखक और भाई साहब के बीच केवल 2 साल का ही अंतर रह गया था। लेखक के मन में तो आया कि वह भाई साहब को सीधे जाकर पूछ ले कि कहाँ गई उनकी घोर तपस्या, अर्थात क्या फायदा हुआ उनका इतनी मेहनत करने का। मुझे देखिए, मैं सारा साल मज़े से अपने खेल का आनंद भी लेता रहा और अपनी कक्षा में प्रथम भी आ गया। लेकिन भाई साहब इतने उदास और दुखी थे कि लेखक को उनसे हमदर्दी हो रही थी और उनके दुख पर उनका मजाक बनाना उसे बहुत शर्मनाक लगा। लेकिन इस बात से उसे अपने ऊपर घमंड हो गया था और उसके अंदर आत्मसम्मान भी बढ़ गया था। भाई साहब के फेल होने की वजह से लेखक के व्यवहार में क्या अंतर आया, यहाँ इसका वर्णन किया गया है। भाई साहब का लेखक पर अब कोई डर नहीं रहा। लेखक जब चाहता, जितना चाहता खेल कूद में उतना शामिल होने लगा। मन में यह ठान रखी थी कि अगर उन्होंने फिर से उसकी बेइज्जती की या फिर उसे कोई सलाह दी, तो वह उनसे साफ साफ कह देगा, आपने इतनी कड़ी मेहनत करके कौन सा तीर मार लिया, मुझे देखो, मैं खेलता कूदता भी रहा और अपनी कक्षा में प्रथम भी आ गया। लेखक को अपने ऊपर इतना घमंड होने के बाद भी जुबान में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि ये सब भाई साहब से कह सके, परंतु लेखक के व्यवहार से यह साफ पता चलता था कि उस पर अब भाई साहब का वह पहले जैसा डर नहीं रहा था। भाई साहब इस बात को समझ गए थे कि छोटा भाई अब उनसे नहीं डरता, क्योंकि भाई साहब की सामान्य बुद्धि बहुत अधिक तेज थी। एक दिन जब लेखक सुबह का सारा समय गुल्ली डंडा खेलकर ठीक भोजन के समय कमरे में लौटा, तो भाई साहब के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। वे उसे बुरी तरह डांटने लगे कि वे भी देखेंगे कि इस साल तो लेखक पास हो गया और अपनी कक्षा में प्रथम भी आ गया, तो लेखक अपने आप को दिमाग वाला समझने लगा है। परंतु भाईजान, घमंड ने बड़े बड़ों को झुका दिया, तो लेखक का अभी अस्तित्व ही क्या है। बड़े भाई साहब डांटते हुए कह रहे थे कि इतिहास में लेखक ने रावण के बारे में तो पढ़ा ही होगा, उसके व्यवहार से लेखक ने क्या सीखा, कुछ सीखा भी या ऐसे ही पढ़ लिया। सिर्फ परीक्षा ही पास कर लेने से कुछ नहीं होता, बुद्धि का विकास सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। बड़े भाई साहब लेखक से कहते हैं कि जो कुछ वह पढ़ता है उसे समझ कर पढ़ा करे, ऐसे ही ना पढ़ ले। रावण पूरी धरती का स्वामी था, ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं, क्योंकि उनसे सभी डरते थे। आजकल अंग्रेजों का राज्य भी बहुत बड़ा हुआ है, परंतु उनको चक्रवर्ती नहीं कहा जा सकता, क्योंकि संसार के बहुत से राष्ट्र हैं जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी को स्वीकार नहीं किया है और स्वतंत्रता से रह रहे हैं। यहाँ बड़े भाई साहब छोटे भाई को घमंड करने के नुकसान बता रहे हैं।
रावण एक चक्रवर्ती राजा था, अर्थात वह पूरे संसार का राजा था। संसार के दूसरे राजा उसके दास थे और उसे कर अर्थात टैक्स देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। परंतु इतना सब कुछ होने के बाद भी उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। उसके घमंड के कारण उसके परिवार का भी नाश हो गया। कोई उसे अंत में पानी तक पिलाने वाला नहीं बचा। इंसान चाहे कोई भी बुरा काम कर ले, परंतु उसे घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड करने वाला व्यक्ति परिवार और दुनिया दोनों में से कहीं रहने लायक नहीं रहता। यहाँ बड़े भाई साहब घमंडियों के उदाहरण दे रहे हैं और लेखक से कहते हैं कि तुमने शैतान के बारे में तो पढ़ा ही होगा कि किस तरह उसे घमंड हो गया था कि ईश्वर का उससे अधिक सच्चा भक्त कोई है ही नहीं, और इस घमंड के कारण ऊपर स्वर्ग से सीधे नर्क में फेंक दिया गया था। शाहे रूम ने भी एक बार घमंड किया था और फिर पूरी जिंदगी भीख मांग मांग कर खाना पड़ा और अंत में उसी तरह मर गया। लेखक ने तो केवल अभी पहली कक्षा ही पास की है और लेखक अभी से लापरवाह हो गया है। इस कारण लेखक का आगे पढ़ना मुश्किल लग रहा है। बड़े भाई साहब कहते हैं कि लेखक को भी यह पता है कि वह कोई अपनी मेहनत से पास नहीं हुआ है। उसे बिना प्रयास के ही सफलता मिली है। बिना प्रयास के सफलता एक बार मिल सकती है, बार बार नहीं। यह लेखक अच्छी तरह जानता है। कभी कभी अगर गुल्ली डंडे में भी अनजाने में सही निशाना लग जाए तो इससे हम निशाना लगाने वाले को सफल खिलाड़ी नहीं मान सकते। सफल खिलाड़ी उसी को कहा जा सकता है जिसका एक भी निशाना खाली ना जाए। यहाँ भाई साहब अपनी कक्षा की कठिन पढ़ाई का वर्णन कर रहे हैं। बड़े भाई साहब कहते हैं कि यह मत सोचो कि वे फेल हो गए हैं। जब वह उनकी कक्षा में आएगा तब उसे पता चलेगा कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है। जब अलजेब्रा और ज्योमेट्री करते हुए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा और इंग्लिस्तान का इतिहास याद करना पड़ेगा, तब उसे पता चलेगा। बादशाहों के नाम याद रखने में ही कितनी परेशानी होती है। हेनरी नाम के ही 8 बादशाह हुए हैं। कौन सी घटना किस हेनरी के समय में हुई है, क्या लेखक इसको याद करना इतना आसान समझता है? अगर हेनरी 7वें की जगह गलती से हेनरी 8वां लिख दिया तो समझो सारे नंबर गायब, बिल्कुल साफ। समझ लो शून्य भी नहीं मिलेगा। लेखक को लगता है कि वह किस्मत से पास हो जाएगा। दर्जनों के हिसाब से जेम्स, विलियम्स और चार्ल्स हुए हैं। दिमाग काम करना बंद कर देता है। आंखों से दिखना बंद हो जाता है। ऐसा लगता है बेचारों को नाम रखने भी नहीं आते थे। एक ही नाम के पीछे दोयम, सोयम, चारुम, पंचुम लगाकर काम चलाते थे। बड़े भाई साहब कहते हैं कि अगर उनसे नाम पूछे जाते तो 10 लाख नाम बता देते। यहाँ पर बड़े भाई साहब शिक्षा प्रणाली पर व्यंग्य कर रहे हैं। ज्योमेट्री समझने के लिए तो ईश्वर की शरण लेनी पड़ती है। अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दिया तो समझो सारे नंबर कट जाएंगे। कोई भी ऐसा नहीं है जो इन परीक्षकों से पूछे कि अ ब ज और अ ज ब में आखिर क्या अंतर है। दाल भात रोटी खाएं या भात दाल रोटी खाएं, इसमें क्या फर्क है? मगर परीक्षकों को इससे क्या मतलब? वो तो सिर्फ वही सही मानते हैं जो पुस्तकों में लिखा होता है। वे तो बस यही चाहते हैं कि लड़के एक एक अक्षर रट लें और इसी रटंत प्रणाली को शिक्षा का नाम दे रखा है। इन बिना अर्थ की बातों को पढ़ने से आखिर फायदा ही क्या है? गणित की बात करते हुए बड़े भाई साहब कहते हैं कि इस रेखा पर लंब गिरा दो तो आधार लंब दुगना हो जाएगा। ये गणित के सूत्रों से संभव है, लेकिन इनका उद्देश्य क्या है? कोई यह भी बताओ। दुगना ना होकर चौगुना हो जाए या आधा ही रह जाए। बड़े भाई साहब कहते हैं कि इससे उन्हें क्या, लेकिन अगर परीक्षा में पास होना है तो जो किताबों में लिखा है उसे वैसे ही लिखना पड़ेगा और ये व्यर्थ की बातें याद भी करनी पड़ेंगी जिनका कोई काम नहीं। फिर भाई साहब समय के दुरुपयोग की बात कर रहे हैं। परीक्षा में कहा जाता है कि समय की पाबंदी पर निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम नहीं होना चाहिए। अब आप अपनी कॉपी सामने रख कर अपनी कलम हाथ में लेकर सोच सोच कर पागल होते रहो। समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है, ये कौन नहीं जानता। समय की कदर करने से आदमी का जीवन अच्छे से चलता है। दूसरे उससे प्यार करते हैं और उसका काम भी कभी खराब नहीं होता। वो हमेशा आगे बढ़ता जाता है। लेकिन इतनी सी बात के लिए कोई 4 पन्ने कैसे लिख सकता है? जो बात आप एक वाक्य में कह सकते हैं उसके लिए 4 पन्ने लिखने की क्या ज़रूरत? बड़े भाई साहब तो इसे बेवकूफ़ी मानते हैं। यह तो समय की बचत नहीं बल्कि उसका अनुचित उपयोग है कि व्यर्थ में ही आप किसी बात को ठूस ठूस कर लिखो जिसकी ज़रूरत ही नहीं है। भाई साहब चाहते हैं कि आदमी जो कुछ भी कहना चाहता हो
फटाफट कह दे और अपने काम से काम रखे। लेकिन नहीं, चाहे जो हो जाए आपको 4 पन्ने लिखने ही पड़ेंगे। आप जैसे मर्जी लिखो, और पन्ने भी पूरे बड़े आकार के। इसको आप छात्रों पर अत्याचार नहीं कहोगे तो और क्या कहोगे। अर्थहीन बात तो ये हो जाती है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो। अब आप ही कहो, एक निबंध लिखना है, वो भी संक्षेप में, फिर भी 4 पन्नों का होना चाहिए। समझे? संक्षेप में 4 पन्ने लिखने को कहा जाता है, नहीं तो शायद 100-200 पन्ने लिखवाते। भाई साहब का मानना था कि यह शिक्षा प्रणाली बच्चों को तेज दौड़ने के लिए भी कहती है और धीरे चलने के लिए भी। अब ऐसी अजीब बात कैसे हो सकती है? छोटे से छोटा बच्चा भी यह समझता है, लेकिन इन अध्यापकों को सही गलत की भी पहचान नहीं, और ऊपर से दावा करते हैं कि वे अध्यापक हैं। भाई साहब छोटे भाई साहब से कहते हैं कि वह उनकी कक्षा में आएगा, तब उसे इन कठिनाइयों का पता चलेगा। लेकिन अपनी कक्षा में प्रथम आने के बाद लेखक को घमंड हो गया है, इसलिए बड़े भाई साहब कहते हैं कि उनका कहना माने। वे बहुत बार फेल हुए हैं, लेकिन लेखक से बड़े हैं, और संसार का लेखक से ज़्यादा अनुभव है। बड़े भाई साहब कहते हैं कि वे जो कुछ भी समझा रहे हैं उसे समझ जाना चाहिए, नहीं तो लेखक पछताएगा। यहाँ भाई साहब की डांट के बाद छोटे भाई की प्रतिक्रिया दिखाई गई है। स्कूल जाने का समय हो रहा था। पता नहीं भाई साहब का ये समझाना कब खत्म होगा। आज लेखक को भोजन में कोई स्वाद नहीं लग रहा था। लेखक सोच रहा था कि अगर पास होने पर इतनी बेइज्जती हो रही है, तो अगर वह फेल हो गया होता तो पता नहीं भाई साहब क्या करते। शायद उसके प्राण ही ले लेते। भाई साहब ने अपनी कक्षा की पढ़ाई का जो खतरनाक रूप दिखाया था, उसको जानकर तो लेखक डर सा गया। हैरानी इस बात की है कि लेखक ये सब जानकर घर नहीं भागा, लेकिन इतनी बेइज्जती होने के बाद भी पुस्तकों के प्रति उसकी कोई रुचि नहीं हुई। खेल कूद का जो भी अवसर मिलता वह हाथ से नहीं जाने देता। पढ़ता भी था, लेकिन बहुत कम। बस इतना पढ़ता था कि कक्षा में बेइज्जती ना हो। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था उसे, वह बिना पढ़े भी पास हो सकता था, वो कहीं गायब हो गया। और फिर से वह भाई साहब से छुप छुप कर जीने लगा। फिर से वार्षिक परीक्षा हुई और कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ कि लेखक फिर से पास हो गया और भाई साहब इस बार फिर फेल हो गए। लेखक ने बहुत अधिक मेहनत नहीं की थी, लेकिन ना जाने कैसे वह इस बार भी अपनी कक्षा में प्रथम आ गया। लेखक को बहुत हैरानी हुई। भाई साहब ने बहुत कठोर परिश्रम किया था, अपनी पुस्तकों का एक एक शब्द रट लिया था। रात के 10 बजे तक यहाँ, सुबह 4 बजे तक वहाँ, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने से पहले वह लगातार पढ़ाई में व्यस्त रहते थे। चेहरे में कोई चमक बाकी नहीं रह गई थी, लेकिन बेचारे फेल हो गए। लेखक को इन पर दया आती थी। जब परीक्षा का परिणाम सुनाया गया तो भाई साहब रोने लगे और लेखक भी रोने लगा। लेखक की पास होने की खुशी आधी रह गई थी। लेखक सोच रहा था कि वह भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख नहीं होता, लेकिन किस्मत को कौन टाल सकता है। लेखक और भाई साहब के बीच अब केवल एक ही कक्षा का अंतर रह गया था। उसके मन में एक बुरा विचार आया कि अगर भाई साहब एक और बार इसी कक्षा में फेल हो जाएं, तो वह और भाई साहब एक ही कक्षा में होंगे। तब तो वे उसे किसी भी आधार पर नहीं डांट सकते और न ही उसकी बेइज्जती कर सकते हैं। लेकिन लेखक ने इस बुरे विचार को अपने मन से बलपूर्वक निकाल दिया, क्योंकि लेखक को भी यह पता था कि भाई साहब उसे उसी की भलाई के लिए डांटते हैं। उस समय उसे ज़रूर बुरा लगता है, लेकिन वह जानता है कि यह उनके ही उपदेशों और डांट का नतीजा है कि वह फटाफट पास हो रहा है, वो भी इतने अच्छे नंबरों से। यहाँ छोटे भाई के परीक्षा परिणाम के बाद का व्यवहार प्रस्तुत किया गया है। अब भाई साहब का स्वभाव कुछ नरम हो गया था। कई बार लेखक को डांटने का अवसर होने पर भी वे लेखक को नहीं डांटते थे। शायद उन्हें खुद ही लग रहा था कि अब उनके पास लेखक को डांटने का अधिकार नहीं है, और अगर है भी तो बहुत कम। अब लेखक की स्वतंत्रता और भी बढ़ गई थी। वह भाई साहब की सहनशीलता का गलत उपयोग कर रहा था। उसके अंदर एक ऐसी धारणा ने जन्म ले लिया था कि वह चाहे पढ़े या ना पढ़े, वह तो पास हो ही जाएगा। उसकी किस्मत बहुत अच्छी है। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था, वह भी बंद हो गया था। अब लेखक को पतंगबाजी का नया शौक हो गया था, और अब उसका सारा समय पतंगबाजी में ही गुजरता था। फिर भी वह भाई साहब की इज्जत करता था और उनकी नज़रों से छिप कर ही पतंग उड़ाता था। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां, ये सब काम भाई साहब से छुप कर किया करता था।
वह भाई साहब को ये नहीं लगने देना चाहता था कि उनका सम्मान और इज्जत उसकी नज़रों में कम हो गई है। एक दिन शाम के समय हॉस्टल से दूर लेखक एक पतंग को पकड़ने के लिए बिना किसी परवाह की दौड़ा चला जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थीं और मन उस आकाश में उड़ने वाली पतंग की ओर था, जो धीरे धीरे झूमता हुआ अपने अंत की ओर आ रहा था। वो इस तरह लग रहा था मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर साफ मन से नए शरीर को धारण करने जा रही हो। बालकों की पूरी सेना झाड़दार बांस के डंडे लिए इनका स्वागत करने के लिए दौड़ी आ रही हो। किसी को अपने आगे पीछे किसी भी चीज की परवाह नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो सभी बच्चे पतंग के साथ आकाश में ही उड़ रहे हों, जहां सब कुछ सीधा है, कोई मोटर कारें नहीं, कोई ट्राम नहीं और ना ही कोई गाड़ियां। अचानक भाई साहब से उसका आमना सामना हुआ। उन्होंने बाजार में ही उसका हाथ पकड़ लिया और बड़े क्रोधित भाव से बोले, इन बेकार के लड़कों के साथ पतंग को पकड़ने के लिए दौड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब तुम छोटी कक्षा में नहीं हो, बल्कि अब तुम 8वीं में हो और मुझसे सिर्फ एक कक्षा ही पीछे पड़ते हो। आखिर आदमी को थोड़ा तो अपनी पदवी के बारे में सोचना ही चाहिए। यहाँ भाई साहब छोटे भाई के पतंग के पीछे भागने को बेवकूफ़ी बता रहे हैं। एक समय था जब लोग 8वीं पास करके नायब तहसीलदार लग जाते थे। बड़े भाई साहब कितने ही 10वीं पास लोगों को जानते हैं जो आज बड़े दर्जे के मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट हैं। न जाने कितने 8वीं पास वाले हमारे नेता या समाचार पत्रों के संपादक हैं। बड़े बड़े विद्वान लोग उनके अनुसार काम करते हैं और लेखक उसी 8वीं कक्षा में आकर भी इन निकम्मे बाजारी लड़कों के साथ पतंग के लिए दौड़ रहा है। भाई साहब को लेखक की इस कम अक्ल पर दुख होता है। लेखक में प्रतिभा थी, पर जो प्रतिभा लाज शर्म ना सिखाए वह व्यर्थ है। यहाँ बड़े भाई साहब अपने बड़े होने का अधिकार समझा रहे हैं। बड़े भाई साहब लेखक से कहते हैं कि लेखक को लगता होगा कि वह भाई साहब से सिर्फ एक ही कक्षा पीछे रह गया है और अब उन्हें लेखक को डांटने या कुछ कहने का कोई हक नहीं है। लेकिन ये सोचना लेखक की गलती है। बड़े भाई साहब लेखक से 5 साल बड़े हैं और हमेशा रहेंगे, और चाहे लेखक कल बड़े भाई साहब की ही कक्षा में क्यों ना आ जाए और शायद 1 साल बाद वह बड़े भाई साहब से आगे भी निकल जाए, लेकिन जो अंतर लेखक की और बड़े भाई साहब की उम्र में है, उस अंतर को लेखक क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। बड़े भाई साहब लेखक से 5 साल बड़े हैं और हमेशा रहेंगे। बड़े भाई साहब को दुनिया और जिंदगी का जो अनुभव है उसकी बराबरी लेखक कभी नहीं कर सकता। लेखक चाहे एमए हो जाए या डी फिल या डी लिट, बड़े भाई साहब का तजुर्बा हमेशा लेखक से अधिक ही रहेगा। यहाँ भाई साहब किताबी ज्ञान से ज़्यादा तजुर्बे को महत्व दे रहे हैं। समझ किताबें पढ़ लेने से नहीं आती, बल्कि दुनिया देखने से आती है। लेखक की और बड़े भाई साहब की अम्मा ने कोई कक्षा नहीं पढ़ी और दादा भी शायद 5वीं या 6ठी तक ही पढ़े होंगे, लेकिन वे दोनों चाहे दुनिया का सारा ज्ञान इकट्ठा कर लें, परंतु अम्मा और दादा को जो अधिकार उन्हें सुधारने और समझाने का है वह हमेशा ही रहेगा। सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने लेखक और बड़े भाई साहब को जन्म दिया है, बल्कि इसलिए कि उन्हें लेखक और बड़े भाई साहब से ज़्यादा दुनिया और ज़िंदगी का तजुर्बा है। अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था और 8वें हेनरी ने कितने ब्याह किए और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, ये किताबी ज्ञान चाहे उन्हें ना पता हो, परंतु ऐसी हजारों बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें उन दोनों से ज़्यादा है। यहाँ बड़े भाई साहब तजुर्बे के महत्व को समझा रहे हैं। बड़े भाई साहब लेखक से कहते हैं कि अगर बड़े भाई साहब बीमार हो जाएं, तो लेखक परेशान हो जाएगा। दादा को तार लिखने के अलावा लेखक को और कुछ समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर लेखक की जगह दादाजी हों, तो वे ना तो किसी को तार भेजेंगे, ना घबराएंगे और ना ही बौखलाएंगे। पहले खुद बीमारी को पहचान कर उसका इलाज करेंगे। अगर ठीक ना हुआ तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो बहुत बड़ी चीज़ है। बड़े भाई साहब और लेखक को तो इतना भी नहीं पता कि उन्हें जो महीने भर का खर्च मिलता है उसे महीने भर कैसे चलाना है। जो कुछ भी दादा भेजते हैं वो तो वे 20-22 दिन में ही खत्म कर देते हैं और फिर पैसे पैसे के लिए दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है। सुबह का नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से छिपना पड़ता है। लेकिन जितना बड़े भाई साहब और लेखक आज खर्च कर रहे हैं, उतने में तो दादा ने अपनी उम्र का बड़ा हिस्सा इज्जत और अच्छे कामों को करते हुए जिया है और परिवार का पालन किया है, जिसमें 9 व्यक्ति हुआ करते थे।
बड़े भाई साहब लेखक को उदाहरण देते हुए कहते हैं कि अपने हेडमास्टर साहब को ही देखो, उन्होंने एमए की हुई है, वो भी ऑक्सफोर्ड से। यहाँ प्रति महीना 1,000 रुपया कमाते हैं, लेकिन उनके घर का इंतज़ाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ। यहाँ पर हेडमास्टर साहब की डिग्री तजुर्बे के आगे बेकार हो गई। पहले खुद घर का खर्च चलाते थे, खर्च पूरा नहीं पड़ता था और हमेशा कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माताजी ने घर का कर्ज अपने हाथ में लिया है, मानो लक्ष्मी आ गई हो। बड़े भाई साहब लेखक से कहते हैं कि यह घमंड जो आपने अपने दिल में पाल रखा है कि बिना पढ़े भी पास हो जाओगे, और भाई साहब को लेखक को डांटने का समझाने का अधिकार नहीं रहेगा, तो इसे निकाल डालो। बड़े भाई साहब के रहते लेखक कभी गलत रास्ते पर नहीं जा सकता। बड़े भाई साहब लेखक से कहते हैं कि अगर लेखक नहीं मानेगा तो भाई साहब थप्पड़ का प्रयोग भी कर सकते हैं। और बड़े भाई साहब लेखक से कहते हैं कि इस समय उसको उनकी यह बातें अच्छी नहीं लग रही होंगी। यहाँ बड़े भाई द्वारा किस तरह इच्छाओं को दबाना पड़ा, इसका वर्णन है। लेखक भाई साहब की इस समझाने की नई योजना के कारण उसके सामने सर झुकाकर खड़ा था। आज लेखक को सचमुच अपने छोटे होने का एहसास हो रहा था, न केवल उम्र से बल्कि मन से भी। और भाई साहब के लिए उसके मन में इज्जत और भी बढ़ गई थी। लेखक ने उनके प्रश्नों का उत्तर नम आंखों से दिया कि भाई साहब जो कुछ कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, और उनको ये सब कहने का अधिकार भी है। भाई साहब ने लेखक को गले लगा लिया और कहा कि वे लेखक को पतंग उड़ाने से मना नहीं करते, उनका भी मन करता है कि वे भी पतंग उड़ाएं, लेकिन अगर वे सही रास्ते से भटक जाएंगे तो लेखक की रक्षा कैसे करेंगे? बड़ा भाई होने के नाते यह भी उनका ही कर्तव्य है। इत्तेफाक से उस समय एक कटी हुई पतंग लेखक के ऊपर से गुजरी। उसकी डोर कटी हुई थी और लटक रही थी। लड़कों का एक झुंड उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था। भाई साहब लंबे तो थे ही, उन्होंने उछल कर डोर पकड़ ली और बिना सोचे समझे हॉस्टल की ओर दौड़े, और लेखक भी उनके पीछे पीछे दौड़ रहा था। मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मधु कलर्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।